हेलो दोस्तों, आज जो है हम फिर से जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर की ही एग्जाम है, जो कि 12 जनवरी 2017 2 PM वाली शिफ्ट में हुई थी। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे से कोरिलेट हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमें हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि ये हमें आइडिया दे रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल मैनेजमेंट में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस। Question number first, which of the following aspect of career planning includes the attitudinal characteristics that guide people throughout the career? जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? ऐसा कौन सा टर्म है जो हेल्प करता है लोगों को उनके करियर गाइडेंस में? लेट अस सी क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैरियर पाथ, जीविका पथ, कैरियर एंकर, जीविका स्तर, कैरियर गोल्स, जीविका लक्ष्य, कैरियर मैनेजमेंट, जीविका प्रबंधन। तो दोस्तों, जो टर्म है कैरियर एंकर, ये एक ऐसा टर्म है जो हेल्प करता है लोगों को फॉर फ्यूचर में वो क्या करेंगे उससे रिलेटेड उन्हें हेल्प करता है, गाइड करता है। दैट इज कैरियर एंकर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैरियर एंकर या जीविका स्थित। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। अरिस्टोक्रेट इंट्रोड्यूस सूटकेस विथ व्हील्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत अरिस्टोक्रेट ने की थी, यह इसका एक उदाहरण है। ओके, एरोक्रेस्ट ने जो सूटकेस के साथ व्हील्स दिए थे वो किसका उदाहरण है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं तो उससे हमें समझ में आएगा। ये एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है कि जेनेरिक प्रोडक्ट है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। यदि हम इन सबके मीनिंग पे जाएं तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो जनरल, जैसे कि हम बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन, जो जनरल टर्म्स में, दैट मीन्स हम उसको कॉमनली कोई भी पेन है तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, दैट आर द जेनेरिक प्रोडक्ट्स। पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो फ्यूचर में बन सकते हैं, संभावित होते हैं। ट्रेडिशनल जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे हम देखें कि हमारा जो मड पॉट है वो जो है मिट्टी का बनता है, सो वो दैट इज कम्स अंडर द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। और वहीं हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देता है, मे बी रिलेटेड टू वारंटी हो सकती है ना, मे बी रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन हो सकता है। दैट मीन्स अलग से आपको कोई भी सर्विस दे दी, वो होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। तो एरिस्टोक्रेट ने अपने सूटकेस के साथ व्हील्स दिए हैं टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स, कस्टमर को उससे आसानी हो सके। तो ये जो है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आएगा, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ओके, और जैसे कि एग्जांपल ले लें कि आपने कुछ कुकिंग प्रोडक्ट खरीदा है ना। कुकिंग प्रोडक्ट में हम मान लेते हैं आपने कुछ कुकर खरीदा है, तो उसके साथ उन्होंने आपको रेसिपी बुक दे दी, तो दैट विल बी एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ओके, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे देना या फैसिलिटी देना रिलेटेड टू प्रोडक्ट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंसेप्ट्स एडवांस द argument that consumer will prefer product that are widely available and inexpensive? ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं जो बहुत ज्यादा मिलते हैं और सस्ते होते हैं? जैसे कि हिंदी में यदि हम उसको रीड करें, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में आता है ये, कॉस्ट में, प्रोडक्शन कंसेप्ट में कि मार्केटिंग कंसेप्ट में? तो ये ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट, जब मार्केटिंग हम टर्म जो है यूज करते हैं या मार्केटिंग अप्लाई करते हैं हमारी कंपनी, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट होती है। ओके, सब कुछ होता है रिलेटेड टू कि मार्केट की में कि किस चीज की जरूरत है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितने लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट चाहते हैं, उससे रिलेटेड। तो ये जो है आपकी मार्केटिंग की जो रिसर्च होती है उसमें जो है ये आता है। तो ये जो टर्म है जिसमें कस्टमर ऐसा मानते हैं कि उन्हें सस्ते और तो ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो कि व्यापक रूप में उपलब्ध हैं, दैट कम्स अंडर
मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ही आपका प्रोडक्ट आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है और प्रोडक्शन आ जाता है ना। मार्केटिंग इज अ बिग टर्म। ओके, विपणन अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्टिविटी को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उत्पादकता को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये वाला साइन जो है डिवाइड का है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट या आउटपुट इनटू इनपुट। तो जब आउटपुट को आपके इनपुट से आप डिवाइड करोगे, देन जो है वो आपकी दिखाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ओके, सो द ऑप्शन अगर हम देखें तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो है, जिससे आप प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इतना रिजल्ट आया है, इतना इनपुट आपने डाला है। इनपुट क्या होगा? इनपुट हो सकता है कि लेबर्स कितने यूज किए हैं, रॉ मटेरियल कितना यूज किया है, कैपिटल कितना लगाया है, ये आपका इनपुट हुआ। उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसको आप डिवाइड करोगे इनपुट से, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगी। इट इज अ इकोनॉमिकल टर्म। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इन टेक्निक that originated in Japan and used for just in technique क्या होती है? just in time टेक्निक। just in time नामक टेक्निक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखें, ensuring that employees are punctual, better inventory control के लिए, reducing payment of overtime wages या optimizing the outlay on incoming supply। ओके, तो जस्ट इन टाइम डेफिनेटली दिस इज द टर्म, जैसे कि बोला गया है कि इट इज अ जापानीज टेक्निक, तो इसके नाम से ही हमें क्लियर होता है ये एक्चुअली फ्रेंड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जो हेल्प करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने में। दैट मीन्स पहले से ही स्टॉक ना किया जाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जब उसकी आवश्यकता है तभी उसको जो है हम ऑर्डर करके बना सकते हैं या बुलवा सकते हैं। तो यही होती है जस्ट इन टेक्निक। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि वी हैव अ कार, और कार में किसकी आवश्यकता होती है? एयरबैग की। तो कंपनी एयरबैग ऑलरेडी स्टॉक करके नहीं रखती है। जब उन्हें ये समझ में आता है कि हमारी इतनी कार्स का जब उनके पास ऑर्डर आता है, तब जो है वो एयरबैग का अरेंजमेंट करती है, पहले से स्टॉक नहीं रहती। तो उसी को ही बोलते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक। तो अब ये समझने के बाद हम इजिली जो है ऑप्शन चुन सकते हैं। इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर पंक्चुअल ये नहीं होगा, बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होता है इससे, रिड्यूसिंग पेमेंट ओवर टाइम नहीं होता है, ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लाईज, जो आपके इनकमिंग सप्लाईज दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ऑप्टिमाइज करना यानी प्रॉपर करना, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करना, उसको फेवरेबल बनाना। सो ऑप्शन लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, what is the best term to describe the process of attempting to influence other people to attain the organization's objective? Okay, संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? दैट मीन्स जहां पे आप लोगों को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उसके लिए कौन सा टर्म जो है यूज किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। नेतृत्व करना, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को किससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अपनी बातों से, अपनी लीडरशिप से, जहां पे हम उन्हें सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सो लीडरशिप विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। ऑप्शंस देखें, ये आपका जो है बीआरएस जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है बैंक लोन कहलाता है क्या? नहीं। ओवरड्राफ्ट भी नहीं कहलाता है। यस, फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स कैश बुक का जब हमने कैश जमा किया या हमारे पास ऑलरेडी कैश अवेलेबल है हमारे बिजनेस में, दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस कहलाता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न अप्रोच जब रहती है तब जो है
एसेट्स का जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश क्या है हमारा, एसेट है, इसलिए जो है उसका डेबिट बैलेंस है। और पैसा आपके पास अवेलेबल है उसे हम क्या कहेंगे, फेवरेबल है, दैट मीन्स फेवरेबल बैलेंस है, आपके पास पर्याप्त अमाउंट है। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, आपके पास उतना पर्याप्त तो बैलेंस नहीं है, दैट इज नेगेटिव बैलेंस, है ना। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है, अनुकूल शेष। क्वेश्चन नंबर 8, an organization which was previously performed a function as its activity decides to ask another company, usually abroad, to perform it on behalf of and enters into a contract. That means एक कंपनी दूसरी कंपनी से, जो कि यूजली बाहर की कंपनी है, उसे अपना काम करने के लिए कह रही है। What is this process called? एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य का पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी आप दूसरी कंपनी से काम कराते हैं, इन यूजली किसी बाहर की कंपनी से काम कराते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। दैट मीन्स आप किसी दूसरी कंपनी से काम करवा रहे हो जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट है। अब आउटसोर्सिंग जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जब किसी आप बिजनेस स्पेशलिटी फैसिलिटी का यूज करवाते हैं, किसी कंपनी को हेल्प मांगते हैं करने के लिए, उनसे उनसे वो काम करवाते हैं, तो दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब किसी नॉलेज को, किसी के नॉलेज का आप उपयोग करवाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो वो होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका अगर एग्जांपल देखें कि किसी फॉरेन डॉक्टर्स की आपने मदद ले ली, है ना, आप ऑलरेडी आप ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट कुछ क्रिटिकल केस है जिसमें आपने किसी फॉरेन डॉक्टर की जो है मदद ले ली, तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उनके नॉलेज का यूज करवा रहे हैं आपके खुद के हेल्प के लिए, तो दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऐसे ही बिजनेस में यदि हम किसी चीज की हेल्प लेते हैं, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे हम देखते हैं कि कार जो है, पर्टिकुलर कार का हर प्रोडक्ट जो है एक जगह नहीं बनता है, हम देखते हैं व्हील्स जो है दूसरी जगह से आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमने बाहर से आउटसोर्स करवा लिया किसी ऐसी कंपनी के जो उसमें ही स्पेशलिस्ट है, तो दिस इज आउटसोर्सिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू लेजर इज टर्म्ड एज। जनरल से लेजर तक के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि हिंदी में क्या दिया है, जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग, बैलेंसिंग, एनालिसिंग, नहीं, इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। जनरल से जब हम अलग अलग अकाउंट्स में जब एंट्री करते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं प्रविष्टि या फिर पोस्टिंग। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है अकाउंट्स का। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज द फोर्थ स्टेज इन परपेचुअल प्रोसेस? इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? ओके, ऑब्जर्वेशन फेज, बिहेवियर रेस्पॉन्स, इंटरप्रिटेशन स्टेज या सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। अब दोस्तों दिस इज अ साइकोलॉजिकल टर्म है, ये एक प्रोसेस रहता है, परपेचुअल प्रोसेस इन द साइकोलॉजी। किसी को समझना हो तो सबसे पहले क्या आता है, आप किसी पर्सन की स्क्रीनिंग करते हैं, है ना, छांटते हैं, पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उनको पर्टिकुलर को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी हो सकता है ना, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हम इंटरव्यू को अगर देखें, और लास्ट में जो है ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको क्या करते हो आप, इंटरप्रिटेट करते हो। ओके, तो हमसे क्या पूछा है कि परपेचुअल प्रोसेस का प्रत्यक्ष ज्ञान का जो है प्रक्रिया की जो है हमें फोर्थ स्टेज बतानी है, तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द इंटरप्रिटेशन स्टेज, जो कि निर्वचन चरण या व्याख्या चरण जिसे हम कहते हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म दैट इज परपेचुअल प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
In deciding the appropriate level of current assets of the firm, management is confronted with the trade off between. फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, इक्विटी एंड डेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम करंट एसेट्स फर्म के देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, स्तर पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो वो रिलेशन हम जानते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क का, लाभ प्रदाता और जोखिम का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, वित्तीय विवरण में शामिल है, वित्तीय विवरण में क्या शामिल है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, केवल लाभ एवं हानि खाता, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, जैसे हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, तो उसमें आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसे को जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। फिर जो है आपकी बैलेंस शीट बनती है। ओके, थर्ड जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है फाइनेंशियल अकाउंट में, और फोर्थ जो है आपका नोट्स टू अकाउंट बनता है, नोट्स टू अकाउंट। ओके, हमें पता होना चाहिए ताकि जो है हम इजीली कभी ऑप्शंस दूसरे आए तो हम उसको भी लिख सकें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली ये सभी बनते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एब्रिविएशन EOQ स्टैंड्स फॉर, EOQ का संक्षिप्त रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनवायरमेंटली ऑपरेशनल क्वालिटी, इफिशिएंट ऑपरेशनल क्वालिफायर, या एर्गोनिक ऑफिस क्वालिटी। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक टर्म है, ये EOQ, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है मतलब इसका, कि एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना जिसमें आपके पास जो बची हुई इन्वेंट्री हो वो कम से कम हो, क्योंकि इन्वेंट्री अगर बचेगी तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं आपको हैंडल करना है ना, उसको रखने का, उसको संभालने का। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा टर्म है जो स्पेशली ये कोशिश करते हैं उसमें कि इन्वेंट्री जो है मिनिमाइज कर सके, कम से कम अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री बस ला सके, है ना, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रहेगी तो उसको संभालने का खर्चा, होल्डिंग कॉस्ट बोले उसकी, या उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोले, तो उसको बचाने के लिए जो है EOQ को यूज करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो सकती है हमारे पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए, ताकि ज्यादा मटेरियल ना बचे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे EOQ का एब्रिविएशन पूछा था, पर हमने मतलब इसलिए समझा कि मे बी नेक्स्ट टाइम जो है हमसे वो EOQ का मीनिंग पूछ लें। ओके, पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 14, डेस स्ट्रक्चर रिफर्स टू मैनी हियरार्चिकल लेवल्स एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण परिस्थिति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन देखें, जहां पे बहुत सारे हियरार्चिकल लेवल्स होते हैं, तो टॉल, वाइड, फ्लैट, स्मॉल। तो अगेन इट इज अ मैनेजमेंट टर्म, और जो है टॉल स्ट्रक्चर के अंडर जो है बहुत सारी हियरार्ची बनती है। हियरार्ची यानी एक के बाद एक रिलेशंस होते हैं, जैसे हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, फिर मिडिल, फिर उसके बाद बॉटम, फिर इस तरीके से इनका अपना क्षेत्र होता है, इनका अपना होगा, इनका अपना होगा। तो जो टॉल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी हियरार्ची होती है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्लासिफाइज कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ। नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। दैट मीन्स कैश फ्लो एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सिर्फ उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं, या फिर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या फिर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो ये सही है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटीज से बना होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग
एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसे परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियां कहते हैं। क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो रोजाना के आपके खर्चे होते हैं, जिसमें आपकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आते हैं। ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट मीन्स आपसे पैसों का अरेंजमेंट आपने कैसा किया है, फाइनेंस से रिलेटेड, दैट मीन्स इशू ऑफ शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स इशू किया या आपने बैंक लोन लिया है, वो आ जाती है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट रहा हो, जैसे कि मशीनरी खरीदी है, इस तरीके के जो है वो आती हैं आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट मीन्स आपका कैश जो है जो फ्लो होता है वो पर्टिकुलरली अकाउंट्स में जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, दैट इज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 16th, when a manager transmit the information regarding the organization to outside world। okay, जब कोई मैनेजर कोई इंफॉर्मेशन बाहर के लोगों को बताता है, which of the following role he is performing, वो कौन सा रोल प्ले करता है उस समय? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पोक्स पर्सन, प्लानिंग, लीडिंग, सेलिंग। तो डेफिनेटली वो सेलिंग नहीं कर रहा है, प्लानिंग भी नहीं कर रहा है, नेतृत्व तो नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर की दुनिया को बता रहा है, तो वो लीडरशिप तो नहीं कर रहा है। वो एज ए स्पोक पर्सन अपनी कंपनी की बात जो है दूसरों के सामने रख रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता जो है, सही आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाभ प्रदाता सूचकांक को डैश भी कहा जाता है। तो ऑप्शंस रीड करते हैं। ARR, NPV, IRR, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो यदि ARR के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये तो दिया हुआ है हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही जो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ही कहा जाता है। ये हेल्प करता है, या हम ऐसा बोलें कि ये रिलेशन बताता है कॉस्ट के बीच में और जो आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रहेगा, दैट मीन्स जो दूसरा प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं आने वाले समय में, उसके बीच में रिलेशन आपको बताता है। और जो कि यूजुअली आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है 1.0 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये आइडियल रेशियो होता है। हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछा जाए। ओके, so benefit cost ratio is the other name of profitability index। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन्स आर अ पार्ट ऑफ बंध पत्र, डिबेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से हैं। करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यदि हम इसकी बात करें तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये जो हैं एक प्रकार की लोन प्रक्रिया है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीर्घकालिक या देनदारियां। ओके, सो द ऑप्शन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो लंबे समय के लिए आप लोन लेते हैं, या किसी पर्सन से ले सकते हैं, किसी कंपनी से लेते हैं या फिर बैंक से लेते हैं, तो इसे इसलिए हम दीर्घकालिक कहते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। XYZ लिमिटेड prepares profit and loss account for the year 2015-16। It is following a XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P&L दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है या इसका अनुसरण करता है। क्या पूछ रहे हैं? एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है किस ईयर के लिए? 2015-16 के लिए। तो ये क्या है? तो हम ऑप्शंस देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। यस, इसमें इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग में। तो ये किस पे डिपेंड है कि वो पर्टिकुलर ईयर का उन्होंने P&L बनाया है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, ड्यूअलिटी, टाइम पीरियड कंसर्न की गोइंग कंसर्न कंसर्न। तो डेफिनेटली हर साल जो है बिजनेसमैन को अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है।
तो वो किस कंसेप्ट के अंतर्गत आती है? दैट इज टाइम पीरियड कंसेप्ट, या जिसे हम कहते हैं समय अवधि अवधारणा। ओके, तो दिस इज द थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है टाइम पीरियड कंसेप्ट के अंदर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, जो पर्टिकुलर ईयर में बना रहे हैं 2015-16 का उन्होंने बनाया, तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं? तो वो टाइम पीरियड कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is concerned with an individual's general attitude towards his or her job? हिंदी में यदि इसको रीड करें, निम्नलिखित में से क्या उसके उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? ओके, जैसे कि उसके पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब है वो क्या चीज झलकेगी? जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट इज कार्य संतुष्टि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन नंबर 21, SBU refers to, SBU इसे आप क्या समझते हैं? तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डेफिनेटली यही होता है SBU। दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, साउंड बिजनेस यूनिट, स्मॉल बिजनेस यूनिट या सीजनेबल बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है SBU का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका मतलब अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी जो है यदि वो अपना SBU इस्टेब्लिश करती है, दैट मीन्स वो अपने अलग अलग डिवीजन बनाती है पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, है ना। जैसे हम बात करें LG इज अ कंपनी, लेकिन वो डील करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। जैसे हम बात करें कि टेलीविजन में, AC में, ओके, रेफ्रिजरेटर्स में, और इनका जो है डिवीजन अलग है, दैट मीन्स इनका प्रोडक्शन अलग होता है, इनका ओवरऑल चीज जो है अलग से मेंटेन होती है। चाहे इनके प्रोडक्शन की बात करें, फाइनेंस की बात करें, सेम AC के लिए, सेम रेफ्रिजरेटर के, दैट मीन्स जितने प्रोडक्ट है उनका मैनेजमेंट जो है अलग अलग लेवल पे होता है, और लास्ट जो है कंबाइन होके पर्टिकुलर एक कंपनी डिफाइन होती है, दैट इज LG। तो SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसमें अलग से डिवीजन होता है किसी काम को करने के लिए, है ना, और उसका लेखा जोखा वो खुद ही संभालते हैं, है ना, तो दैट इज SBU। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सामरिक व्यवसाय इकाई। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ग्रेप वाइन इज नॉट करेक्ट? ग्रेप वाइन से रिलेटेड इसमें से क्या सही नहीं है? उपृष्ट समाचार ग्रेप वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ग्रेप वाइन क्या होता है। दोस्तों, ग्रेप वाइन जो है एक तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर वे में नहीं होता है, दैट मीन्स बातचीत होती है यहाँ से वहां, तो कहीं ना कहीं बातों का जो है मिसमैचिंग होता जाता है, उसी को ही कहते हैं ग्रेप वाइन। उसे नाम इसलिए ग्रेप वाइन किया जाता है क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि वो जो है ग्रेप्स की तरह बातें आपकी फैलती हैं। आपने बातें कुछ इसको बताई, ऐसे ट्रांसफर हुई, और यहाँ की बातें इस तरीके से, तो आपकी जो बात यहाँ से चालू हुई थी वो इतने लोगों तक पहुंच गई, तो इसलिए जो है उसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो इसमें से उससे रिलेटेड क्या सही नहीं है, हमें वो देखना है। ग्रेप वाइन कैन बी इलिमिनेटेड ओवर टाइम विद सस्टेन्ड एफर्ट? क्या ग्रेप वाइन को हम इलिमिनेट, दैट मीन्स खत्म कर सकते हैं, लगातार मेहनत से समाप्त कर सकते हैं क्या समय के साथ? पहला पॉइंट ये है, सम मैनेजर्स यूज ग्रेप वाइन टू देयर एडवांटेजेस। मैनेजर्स कभी कभी ग्रेप वाइन यूज करते हैं अपनी एडवांटेज, दैट मीन्स उन्हें कभी कंपनी की कोई जानकारी चाहिए रहती है ना, तो वो क्या करते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को कुछ बोल दिया इनफॉर्मली, ताकि उन्हें उस पर्टिकुलरली कंपनी में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तो ये होती है ग्रेप वाइन, तो ये सही है। ग्रेप वाइन कैन ऑफन डज जनरेट हार्मफुल ह्यूमर्स। कभी कभी ग्रेप वाइन से हार्मफुल ह्यूमर्स, कुछ अफवाहें भी फैलने का जो कि हानिकारक है, वो भी हो सकता है कि ग्रेप वाइन से वो चीजें हों। और इसके अलावा ग्रेप वाइन इज अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रेप वाइन जो है अनस्ट्रक्चर, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है, बात कैसे भी फैल सकती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है।
तो हमसे पूछा है क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों तो सही है, क्योंकि ग्रेपवाइन को आप खत्म नहीं कर सकते हो। आपने किसी से कुछ बोला इनफॉर्मली, तो क्या वो बात रुक सकती है क्या? नहीं रुक सकती है। सस्टेन्ड एफर्ट से भी शायद नहीं रुक सकती है, यदि हम कंपनी की बात करें। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 23, which of the following types of interview attempts to observe how an applicant performs under pressure? निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह प्रेक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है? ओके, इंटरव्यू लेवल पे जब दबाव की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? फॉर्मल इंटरव्यू बोलते हैं कि इन डेप्थ इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, दैट इज स्ट्रेस इंटरव्यू, प्रतिबल साक्षात्कार। दैट मीन्स आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें जो है एप्लीकेंट जो है अंडर प्रेशर में आ जाता है। ओके, दैट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is an example of use of funds? ये अगेन आपका सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? तो इसके ऑप्शंस हम देखें, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन कैश, टैक्स रिफंड, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी। तो क्या ऑप्शंस हैं यदि हम बात करें? तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि यूज ऑफ फंड्स हो रहा है। ओके, so this is the correct answer। इंक्रीज इन लायबिलिटी में भी नहीं हो रहा है, टैक्स रिफंड में भी नहीं है, नकदी की में कमी से भी ये नहीं हो रहा है कि फंड्स जो है उपयोग हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेक्षण अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस देखें, कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, परचेस ऑर्डर समरी, सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा कि जो छोटे लेवल का एम्प्लॉय है वो अपने से ऊपर वाले को इन्फॉर्मेशन करेगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो डेफिनेट सी बात है, हम पीछे से यदि हम देखें तो प्रोडक्शन रिपोर्ट में ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कितना प्रोडक्ट बना है, क्या है। दैट मीन्स आप किसी के लिए अकाउंटेबल हो, किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो ये तो अपवर्ड जाएगा। सेल्स रिपोर्ट में भी कितनी सेल्स हुई है, दैट मीन्स आप जवाबदेही हो किसी के लिए। परचेस ऑर्डर में भी आप जवाबदेही हो। लेकिन यदि हम बात करें कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट मीन्स ये कहाँ पे बनती है? ऊपर के लेवल पे बनती है, अपर लेवल बोले या फिर टॉप लेवल पे बनती है। तो ये जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं रहेगी, क्योंकि इनसे ऊपर फिर सुप्रीम कुछ भी नहीं होता है। सो ये एक अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट या कॉर्पोरेट नीति व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं। सो दिस ऑप्शंस आर इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस 25 जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलरली, ताकि जो है हम अपनी एग्जाम के लिए बेटर प्रेजेंट कर पाए, वहां पे ये समझ पाए कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं हम किसी नए क्वेश्चंस के साथ।